नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सचिन क्लासेस काशीपुर में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 19 तारीख को है हमारे उत्तराखंड क्लर्क का पेपर होने वाला है और जिसमें हमारी हिंदी जो है कुमाऊनी गढ़वाली की लोकोक्ति और उनके शब्द जो हैं मिक्स आने वाले हैं दोस्तों, जिसके बारे में हमने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी हमने 2 प्रीवियस वीडियो बनाकर डाल दी हैं। जिसने आपने आपके मित्रों ने जिन्होंने नहीं देखी हैं तो कृपया उनको जाके देखें और हमारे इस वीडियो में बने रहें, जिससे कि आपको सहायता मिलेगी दोस्तों कि जो आपका 19 तारीख का पेपर है उसके बारे में अंदाजा होगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं और जो कुमाऊनी की जौनसारी और जो कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी लोकोक्तियां या जो शब्द हैं वो किस प्रकार से आयोग के द्वारा पेपर में रखे जा रहे हैं दोस्तों। तो हमारी वीडियो में आप बने रहिए एंड तक, जिसको देखकर आपको सहायता मिलेगी और आपको यह पता चलेगा कि जो हमारे पेपर है किस प्रकार आने वाला है और फिर किस प्रकार के उसमें क्वेश्चन दोस्तों रहने वाले हैं, किस कुछ चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, इस सभी के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से दोस्तों हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मडु फोकील अफी देखिल लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है दोस्तों। तो ऑप्शन है पहला सवेरा होना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों सच सामने आना, तीसरा है दोस्तों खुद आकर देखना और चौथा है दोस्तों सीमित उपलब्धि होना। तो देखिए हम पहले इस लोकोक्ति का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। मड़ु की बात चल रही है, मड़ु बोलते हैं दोस्तों मड़ुआ। मड़ुआ जानते होंगे दोस्तों, मंडुआ जो होता है जिसकी रोटी बनाई जाती है, तो मंडुआ। और फोकील का अर्थ होता है दोस्तों गिरना। क्या होता है दोस्तों? गिरना। अफी का अर्थ होता है दोस्तों अपने आप। ठीक है दोस्तों, अफी का अर्थ क्या होता है? अपने आप। और देखिल का अर्थ होता है दिखना। ठीक है दोस्तों, दिखना। तो जब मंडुआ गिरेगा, आपने अगर मान ले देखा होगा, मंडुए की फसल देखी होगी खेत में, तो उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर मंडुए की फसल खड़ी है और मंडुआ गिरना स्टार्ट हो गया है तो हम अपने आप उसे देख सकते हैं या फिर वो गिरा हुआ मंडुआ अपने आप ही दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों जैसे कि ये बात कही गई है कि मंडुआ जब गिरेगा तो अपने आप दिख जाता है और सही समय आने पर दिखेगा, तो ऐसा होता है दोस्तों जो कि हम बात है, हम इसको कह सकते हैं कि किसी प्रकार का जो सच है वो सामने आना दोस्तों। ठीक है, जैसे मंडुआ गिरेगा तो अपने आप दिखेगा, ऐसे ही जो सच होता है दोस्तों, चाहे झूठ कितना भी हो, पर वो बाद में एक समय आने पर सच खुद ब खुद सामने आ जाता है। सच भी अपने आप हमें पता चल ही जाता है दोस्तों। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सच सामने आना दोस्तों। तो मडु फोकील आफी देखील जो लोकोक्ति है उसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? सच सामने आना। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मौसी को गढ़वाली में कहा जाता है। तो दोस्तों मौसी कौन होती है? मौसी होती है हमारी माता जी की बहन। ठीक है दोस्तों, तो जो माता जी की बहन होती हैं उनको क्या कहा जाता है? मौसी कहा जाता है। तो पूछा है मौसी को गढ़वाली में कहा जाता है। पहला ऑप्शन है मौसी, दूसरा ऑप्शन है कैंज, तीसरा ऑप्शन है काड़िस्मा, चौथा ऑप्शन है दोस्तों सड़ीस्मा। ठीक है दोस्तों, अब बात चल रही है गढ़वाली की दोस्तों। तो ये जो तीसरा ऑप्शन है काड़िस्मा, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। गढ़वाली में जो है मौसी को काड़िस्मा कहा जाता है। अब अगर पूछ लिया जाता है यहीं से क्वेश्चन पर, अगर उसने परिवर्तित कर दिया और पूछ लिया कि गढ़वाली की जगह कुमाऊनी पूछ लेता है दोस्तों, तो कुमाऊनी में जो है मौसी को कैंज कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? कैंज। तो ये कैंज है कौन सी भाषा में कहेंगे? कुमाऊनी भाषा में कहेंगे दोस्तों। और जो काड़िस्मा है ये किसमें होता है दोस्तों? गढ़वाली में कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्यून बोज्यू लात मरीन बोज्यूस दूध भात लोकोक्ति का सही अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, ज्यून बोज्यू लात मरीन बोज्यूस दूध भात लोकोक्ति का अर्थ होता है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। पहला है आडंबर युक्त होना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों पिता का सम्मान करना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों घर के आदमी का सम्मान नहीं बाहर के आदमी का सम्मान करना, चौथा ऑप्शन है दोस्तों पिताजी की मेहनत के लिए सम्मान देना। दोस्तों देखिए अब इस लोकोक्ति का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। जीवन का अर्थ होता है दोस्तों जीते जी। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? जीते जी। और बोज्यू का अर्थ होता है दोस्तों पिताजी या फिर बाप। ठीक है दोस्तों, बाप या पिताजी। ठीक। लात का अर्थ दोस्तों आप जानते ही हैं क्या होता है? लात ही होता है। मरीन का अर्थ होता है दोस्तों मरने के बाद। ठीक है, ये मरने पर। ठीक। बोजू का अर्थ तो आप दोस्तों हमने बता ही दिया है क्या होता है? पिता होता है। दूध को आप दूध ही कहते हैं और भात क्या होता है दोस्तों? चावल। क्या होता है दोस्तों? चावल।
पहाड़ में जो है चावल ना कहकर चावल को क्या कहा जाता है दोस्तों, भात कहा जाता है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ निकालते हैं, ज्यून बोज्यू लात, मतलब जीते जी तो जो पिता थे उनका हमने सत्कार नहीं किया, उनको क्या मारी है, लात मारी है दोस्तों, ठीक है। बात आती है दूसरी लाइन की, दूसरी लाइन में कहा गया है मरीन बोज्यूस दूध भात, तो मरने पर यानी मरने के बाद पिता को क्या कर रहे हैं, दूध का और भात का भोग लगा रहे हैं दोस्तों। तो जीते जी पिता का उन्होंने आदर सत्कार नहीं किया है, मरने के बाद उनका क्या कर रहे हैं, आदर सत्कार कर रहे हैं। उनके जो पोस्टर होगा या जो उनकी तस्वीर होगी उसको क्या लगा रहे हैं, दूध और भात का भोग लगा रहे हैं दोस्तों। तो एक तरीके से दोस्तों दिखावा ही है कि आपने जीते जी किसी का सम्मान नहीं किया और मरने के बाद उसका क्या कर रहे हैं दोस्तों, सम्मान कर रहे हैं। तो ये क्या है, दिखावा है। तो इसका जो पहला आंसर है दोस्तों आडंबर युक्त होना, ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आडंबर युक्त होना। तो ज्यून बोज्यू लात मरीन बोज्यूस दूध भात, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों, आडंबर युक्त होना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दही को कुमाऊनी बोली में कहा जाता है। अब बात चल रही है दोस्तों दही को कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं दही, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों दही, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों दही, चौथा ऑप्शन है दे। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं कुमाऊनी बोली की, और कुमाऊनी बोली में जो दही है, दही को कहा जाता है दोस्तों दे। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। दही को कुमाऊनी बोली में क्या कहा जाता है, दे कहा जाता है दोस्तों। अगर यहीं से एक क्वेश्चन दूसरा परिवर्तित कर दिया जाता है दोस्तों, पूछ लिया जाए कि दही को गढ़वाली में क्या कहा जाता है, तो कुमाऊनी में तो दोस्तों दे कहते हैं, और गढ़वाली में जो कहते हैं दोस्तों दही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गढ़वाली में क्या कहा जाता है, दही कहा जाता है, और कुमाऊनी में क्या कहते हैं, दे कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तलप ने तनखा धन सिंह हौलदार, लोकोक्ति उत्तराखंड में किस अर्थ में प्रचलित है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखते हैं, अपने पद का रोब दिखाना, दूसरा ऑप्शन है मुनाफे का पद, तीसरा ऑप्शन है लाभ रहित पद, चौथा ऑप्शन है दोस्तों अयोग्य को पद मिलना। ठीक है दोस्तों, चलिए लोकोक्ति का अर्थ निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों बात आ रही है तलप, तलब का अर्थ क्या होता है दोस्तों, पिताजी तलब कर रहे हैं, दरोगा जी ने तलब किया है, आपने सुना होगा। तो तलब का जो अर्थ होता है दोस्तों ये होता है याद, ठीक है, याद करना है ये, ठीक है। अब ने का अर्थ होता है को, और तनख्वाह का अर्थ दोस्तों क्या होता है, तनख्वाह कहते हैं सैलरी या फिर आय, क्या होता है दोस्तों, आय या फिर सैलरी। और बात आती है धन सिंह, धन सिंह दोस्तों यहाँ पर संज्ञा है, व्यक्ति का नाम है। और हौलदार कैसे कहते हैं दोस्तों, तो हौलदार होता है हवलदार, क्या होता है दोस्तों, हवलदार। अब इस लोकोक्ति का अर्थ निकालते हैं कि जो धन सिंह है वो हवलदार तो हैं, हवलदार तो बन गए हैं, पर अपनी आय को याद करते रहते हैं, मतलब अपनी सैलरी को सोचते रहते हैं, उनकी सैलरी उन्हें टाइम से नहीं मिलती है। तो आप जिस पद पर हैं उसके बाद आपको उसी पद की तनख्वाह ना मिले दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, आपको लाभ नहीं होगा। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, लाभ रहित पद। ठीक है दोस्तों, तो तलब ने तनख्वाह धन सिंह हौलदार, लोकोक्ति उत्तराखंड में किस अर्थ में प्रचलित है दोस्तों, लाभ रहित पद के लिए प्रचलित है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूपक रहस्य किसकी रचना है। ठीक है दोस्तों, रूपक रहस्य किसकी रचना है। ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़तवाल, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मंगलेश डबराल, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों शेखर जोशी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए दोस्तों, जो रूपक रहस्य रचना है ये लिखी गई है हमारे पीताम्बर दत्त बड़तवाल के द्वारा। तो जो हमारा पहला ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। रूपक रहस्य किसने लिखी है दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़तवाल। चलिए पीताम्बर दत्त बड़तवाल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं दोस्तों। तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल का जो जन्म था दोस्तों 1901 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कब हुआ था, 1901 में हुआ था। और इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये जन्मे है हमारे पौड़ी जिले में। ठीक है दोस्तों, कहाँ जन्मे हैं, पौड़ी गढ़वाल में हमारे जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल है ये जन्मे हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 1901 में हुआ था दोस्तों। तो इनकी जो कुछ रचनाएं हैं जो साहित्य की दृष्टि से हमारी कुछ महत्वपूर्ण है, एक तो रूपक रहस्य है दोस्तों, उसके बाद कौन कौन सी है तो देख लेते हैं एक ही बार में। देखिए एक आती है गद्य सौरभ, बहुत अच्छी रचना है दोस्तों इनकी गद्य सौरभ। दूसरी रचना है इनकी गोरखवाणी। ठीक है दोस्तों, गोरखवाणी, तो गोरखवाणी भी किसकी रचना है दोस्तों, पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। तीसरी रचना है दोस्तों रैदास की साखी। ठीक है दोस्तों, रैदास की साखी। ठीक दोस्तों, उसके बाद इनकी अगली रचना है दोस्तों कबीर की साखी। कौन सी रचना है दोस्तों, कबीर की साखी।
ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने एक रचना और लिखी है, इसका नाम है कबीर ग्रंथावली। ठीक है दोस्तों, कबीर ग्रंथावली। तो ये इतनी सारी इनकी रचनाएं हैं दोस्तों जो हमारे पेपर्स में पूछी जाती रहती हैं और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो रूपक रहस्य दोस्तों किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बड़तवाल की रचना है। कब जन्म हुआ था इनका? 1901 में जन्म हुआ था। उत्तराखंड के कौन से जिले में इनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था पौड़ी गढ़वाल में। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं दोस्तों? गद्य सौरभ, गोरखवाड़ी, रैदास की साखी, कबीर की साखी और कबीर ग्रंथावली दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मायापुरी किसकी रचना है? ठीक है दोस्तों, मायापुरी किसकी रचना है? यानी इनके लेखक का नाम हमें यहाँ पर बताना है दोस्तों। पहला ऑप्शन देखते हैं शिव प्रसाद डबराल, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इलाचंद्र जोशी, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों लीलाधर जगुड़ी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों गोरापंत शिवानी। ठीक है दोस्तों, तो जो मायापुरी रचना है दोस्तों ये लिखी गई है गोरापंत शिवानी के द्वारा। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है दोस्तों गोरापंत शिवानी, ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गोरापंत शिवानी। चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो गोरापंत शिवानी का जो जन्म है दोस्तों, ये जन्म है इनका 1923 में। कब है दोस्तों? 1923 में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजकोट। ठीक है दोस्तों, राजकोट में इनका जन्म हुआ है। अब राजकोट आप जानते हैं कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है दोस्तों। राजकोट कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अच्छा, तो ये गोरापंत शिवानी है दोस्तों, इनका जो संबंध है ये उत्तराखंड में भी किसी जिले से रहा है, आपने पढ़ा होगा, आप सभी को पता होगा। चलिए बात करते हैं उत्तराखंड के कौन से जिले से संबंधित है दोस्तों। तो जो गोरापंत शिवानी है इनका संबंध हमारे उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से भी रहा है। कौन से जिले से रहा है दोस्तों? अल्मोड़ा। ठीक है दोस्तों, अब इनकी कुछ रचनाओं के बारे में बात करते हैं जो हमसे बार बार पेपर्स में पूछी जाती रहती हैं दोस्तों। तो देखिए, एक इनकी रचना है मायापुरी, उसके बाद है विषकन्या। ठीक है दोस्तों, बहुत ही फेमस रचना है इनकी विषकन्या। ठीक है, पेपर्स में पूछी जाती रहती है। उसके बाद अगली रचना है दोस्तों 14 फेरे। ठीक है दोस्तों, 14 फेरे इनकी एक रचना है। उसके बाद दूसरी रचना का नाम आता है दोस्तों गहरी नींद। ठीक है दोस्तों, गहरी नींद। एक रचना है इनकी दोस्तों अतिथि। ठीक है दोस्तों, अतिथि। एक है गेंदा। ठीक है दोस्तों, गेंदा। और एक इनसे बहुत बार पूछी गई है दोस्तों इनकी रचनाओं में से, उसका नाम है कृष्णा कली। कौन सी रचना है दोस्तों? कृष्णा कली। तो ये इतनी सारी जो रचनाएं हैं दोस्तों किसकी हैं? गोरापंत शिवानी की हैं दोस्तों। तो मायापुरी रचना किसकी है? गोरापंत शिवानी की है। गोरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? 1923 में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? राजकोट, गुजरात में। और ये उत्तराखंड के कौन से जिले से संबंध रखती हैं? तो अल्मोड़ा जिले से ये संबंध रखती हैं। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो विषकन्या, 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा और कृष्णा कली, ये सभी क्या है? इनकी रचनाएं हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, होनहार बीरवान के होत चिकने पात कहावत का अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो लोकोक्ति है इसका अर्थ देखते हैं क्या है। पहला ऑप्शन है बड़ा होशियार होना, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों दूर से सब चीजें अच्छी लगना, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों बचपन से ही बड़प्पन का संकेत और चौथा ऑप्शन है दोस्तों बचपन में सुंदर होना। तो दोस्तों होनहार बीरवान के होत चिकने पात आपने बहुत बार सुना भी होगा, गांव में ये लोकोक्ति प्रयोग की जाती रहती है। तो जो इसका अर्थ होता है दोस्तों वो होता है बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। होनहार बीरवान के होत चिकने पात का अर्थ क्या होता है? बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है हमारा, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या किसी एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन है निजी पत्र, दूसरा ऑप्शन है सरकारी पत्र, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक पत्र, चौथा ऑप्शन है प्रार्थना पत्र। ठीक है, चलिए बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों इसमें एक शब्द आया है कौन सा? शासन। ठीक है दोस्तों, शासन। अब शासन क्या होता है दोस्तों? सरकार। तो सरकार की ओर से किसी व्यक्ति को या किसी एक विभाग को पत्र भेजा जाएगा तो दोस्तों कौन सा पत्र हो जाएगा? सरकारी पत्र। सोचना भी नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द युग्म अर्थभेद की दृष्टि से सही नहीं है? ठीक है दोस्तों, तो हमें शब्द युग्म देखना है जो अर्थभेद की दृष्टि से
सही नहीं है। अब ये जो नहीं है दोस्तों, इसका पेपर में हम बहुत कम ध्यान रखते हैं, कभी कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है, पर ये नहीं ही हमारा क्वेश्चन जो है दोस्तों कभी कभी गलत करवा देता है। तो आपको पेपर आराम से पढ़ना है और आराम से ही उसका उत्तर सोच समझकर देना है दोस्तों, और नहीं का हमें क्या करना है, बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। पहला है अनिल अनल। तो देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या है, अनिल क्या होता है, हवा होती है, बिल्कुल सही है जवाब है दोस्तों। अनल क्या होता है, आग होती है, बिल्कुल सही अर्थ है दोस्तों, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, अंश। अंश का अर्थ होता है दोस्तों, जिसमें बड़ा सा आता है वो कौन सा होता है, हिस्सा, और जिसमें छोटा सा आता है वो कौन सा होता है दोस्तों, कंधा। तो ये दोनों शब्दों का भी अर्थ यहाँ पे क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही बताया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले ऑप्शन की ओर दोस्तों। तो तीसरा ऑप्शन है अपेक्षा। अब अपेक्षा क्या होती है दोस्तों, आशा, ठीक है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सही बताया गया है। उपेक्षा, उपेक्षा का क्या है, निराधार। तो इन दोनों ही शब्दों के दोनों अर्थ क्या है, सही है दोस्तों। तो ऊपर वाले तीनों जो ऑप्शन है हमारे वो सारे सही हैं। अवलंब की बात आती है दोस्तों, अवलंब का अवलंब है, तो अवलंब का अर्थ यहाँ पे दिया गया है दोस्तों अधर, और अभिलंब का दोस्तों दिया गया है विलोकित। तो अभिलंब जो होता है दोस्तों, अभिलंब का अर्थ होता है, विलंब किसे मानते हैं, देर, और अभिलंब का अर्थ होता है दोस्तों देर नहीं जल्दी, ठीक। तो यहाँ पर ये दोनों जो ऑप्शन है दोस्तों इन्होंने गलत दिए गए हैं, इनके अर्थ बिल्कुल सही नहीं है। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन की। ऑप्शन पहला है स्पष्टता, दूसरा ऑप्शन है संपूर्णता, तीसरा ऑप्शन है क्लिष्टता, और चौथा ऑप्शन है क्रमबद्धता। तो दोस्तों पत्र लिखने की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, आपने पढ़ी भी होंगी, जैसे वो आसान भाषा में लिखा होना चाहिए, ठीक है, उसका सुलेख होना चाहिए, मतलब लेखावट जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, संक्षेप में लिखा होना चाहिए, पूरा लिखा होना चाहिए, ऐसी कुछ विशेषताएं हमारे पत्र लेखन में होती हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं ऑप्शन की। स्पष्टता तो होगी तभी तो हमारा पत्र जो है दोस्तों देखने में अच्छा भी लगेगा और समझने लायक भी होगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी बात करते हैं संपूर्णता। तो दोस्तों जब पत्र पूरा लिखा गया होगा, उसमें पूरी बात बताई गई होगी, तभी हमें पत्र जो पढ़कर है सही जानकारी मिल पाएगी दोस्तों। तो ये भी क्या है, पत्र की विशेषता होती है दोस्तों। चौथा ऑप्शन है क्रमबद्धता। अब दोस्तों जब सारी बातें बताई जाएंगी पत्र में, कुछ बातों का जिक्र किया जाएगा, तो उनका एक क्रम निश्चित होगा, तो हमें समझने में क्या है दोस्तों आसानी होगी, इसलिए क्रमबद्धता भी दोस्तों पत्र में जरूरी है। पर क्लिष्टता जो है दोस्तों ये हमारे पत्र की विशेषता नहीं होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है हमारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लिष्टता जो है हमारे पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। अब क्लिष्टता के बारे में जानते हैं दोस्तों, क्लिष्टता होती क्या है। तो क्लिष्टता होती है दोस्तों, जब पत्र हम लिखते हैं तो उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग क्या कहलाता है, क्लिष्टता कहलाती है, और हम पत्र लेखन में कठिन शब्दों का प्रयोग दोस्तों नहीं करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पत्र लेखन की विशेषता कौन सी नहीं है, क्लिष्टता नहीं है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जेते तुम तारे तेते नभे न तारे हैं, ठीक है दोस्तों। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं। पहला है उपमा अलंकार, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों श्लेष अलंकार, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रूपक अलंकार, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों यमक अलंकार, ठीक है दोस्तों। अब देखिए वाक्य को हम दोबारा देखते हैं। पंक्ति में तारे जो है, सॉरी तेते जो है, तारे जो है दोस्तों वो 2 बार आया है, ठीक है दोस्तों। तारे क्या आया है, 2 बार आया है। तो 2 बार जब एक शब्द आता है तो वो किस में आता है, या तो पुनरुक्ति में आता है या फिर हमारे यमक अलंकार उसमें आता है। जैसे अगर पुनरुक्ति में आएगा तो 2 बार जब शब्द आएगा तो उसका जो अर्थ है बिल्कुल परिवर्तित नहीं होगा। पर हमारी जो पंक्ति है वो दोस्तों क्या कह रही है, जेते तुम तारे। तो ये जो पंक्ति है दोस्तों ये एक माता के द्वारा अपने शिशु के लिए प्रयोग की गई है। वो अपने शिशु से कह रही है कि बेटा जैसे तुम तारे हो, यानी जैसे तुम प्रिय हो या सुंदर हो, तेते नभ में न तारे हैं, ऐसे तो कोई नभ में यानी आकाश में कोई तारा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो जो पहला वाला तारा था वो किसके लिए प्रयोग हुआ है दोस्तों, शिशु के लिए हुआ है, और दूसरा वाला तारा जो है किसके लिए हुआ है, सितारों के लिए हुआ है, जो हमारे आसमान में लगते हैं दोस्तों। और पहला वाला जो तारा था वो किसमें आता है, किसके लिए प्रयोग हुआ था, शिशु। तो दोनों तारों का अलग अलग अर्थ यहाँ पर हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, यमक अलंकार। जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति होती है पर उसके दोनों अर्थ अलग होते हैं, तो किसमें आता है दोस्तों, यमक अलंकार में आता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है दोस्तों। निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है, देखते हैं ऑप्शन। पहला है छत, दूसरा है छेद, तीसरा है चक्र, और चौथा है चांद,
ठीक है दोस्तों। तो हमने आपकी प्रीवियस जो वीडियो है हमने 2 बनाई है, उसमें भी हमने आपको कल परसों बताया था कि जो तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों, ठीक है, तत्सम शब्दों में क्या होता है दोस्तों, संयुक्त वर्णों का प्रयोग किया जाता है। किनका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, संयुक्त वर्णों का। तो इसमें देखिए संयुक्त वर्ण का प्रयोग कहाँ हुआ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में हमारे संयुक्त वर्ण का प्रयोग हुआ है। का के साथ क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, रा जुड़ा हुआ है। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। और हमने तत्सम के साथ तद्भव की भी बात की थी कि जो तद्भव हमारे होते हैं दोस्तों, तद्भव शब्दों की पहचान क्या होती है, तो इसमें चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है दोस्तों। और जो हम आम बोलचाल में प्रयोग करते हैं, जो हमारी आम बोलचाल के शब्द होते हैं, वो भी दोस्तों हमारे क्या होते हैं, तद्भव ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आम बोलचाल के शब्द और चंद्रबिंदी वाले शब्द कौन से होते हैं, तद्भव होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, चक्र हमारा बिल्कुल सही आंसर था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में सरिता का पर्याय नहीं है। देखिए सरिता के पर्याय के वाची के बारे में पूछा गया है दोस्तों, पर हमें क्या ध्यान देना है, नहीं। 3 ऑप्शन होंगे पर चौथा ऑप्शन क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है त्रिपथगा, और दूसरा ऑप्शन है तटिनी, तीसरा ऑप्शन है तरंगिणी, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों निम्ना। ठीक है, तो देखिए तटिनी का जो अर्थ होता है, सरिता का अर्थ क्या होता है दोस्तों, सरिता का अर्थ भी नदी होता है, और तटिनी का अर्थ क्या होता है, नदी होता है दोस्तों, यानी तट मतलब किनारा, तो जो किनारों से घिरी रहती है दोस्तों। तरंगिणी का भी जो अर्थ होता है दोस्तों क्या होता है, नदी होता है। निम्ना का अर्थ क्या होता है दोस्तों, उसका भी क्या होता है, नदी ही होता है। पर जो त्रिपथगा है दोस्तों, त्रिपथगा नदी का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है, तो ये पर्यायवाची होता है गंगा का। त्रिपथगा किसका पर्यायवाची है दोस्तों, गंगा का। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा। तीव्र शब्द का विलोम क्या होगा दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, हम किताबों में देखने को मिल जाता है। तो तीव्र शब्द का विलोम क्या होता है दोस्तों, मंथर होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों, मंथर। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 344, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 348, तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 350 का खा, चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 350 का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं, हमने ये पढ़े भी होंगे आपके साथ, जितने हमारे जो भाषा के आधार पर जितने भी अनुच्छेद दिए गए हैं उनका जिक्र हम रोज कर रहे हैं। उसी आधार पर चलिए हम देखते हैं अनुच्छेद 344। तो 344 का प्रयोग किस लिए किया जाता है, अनुच्छेद 344 में जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो किया गया है राजभाषा आयोग। ठीक है दोस्तों, राजभाषा आयोग जो है वो किसमें बताया गया है, यानी कि जो भाषा है, भाषा के लिए एक जो आयोग है वो कौन बनाएगा, तो वो बनाता है राष्ट्रपति। उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है दोस्तों, राष्ट्रपति की होती है। तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है, अनुच्छेद 344 में बताया गया है। बात करते हैं अनुच्छेद 348 की। तो अनुच्छेद 348 क्या होता है दोस्तों, हम 2 दिन से इसके बारे में पढ़ भी रहे हैं। तो जो न्यायालयों की भाषा है दोस्तों, न्यायालयों की जो भाषा है उसका प्रयोग जो उल्लेख किया गया है वो किसमें किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 348 में किया गया है। मतलब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो भाषा है दोस्तों कौन से अनुच्छेद में आती है, 348 में आती है। बात करते हैं अनुच्छेद 350 का। तो 350 का क्या कहता है दोस्तों, तो जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है दोस्तों वो किसमें की जाएगी, मातृभाषा में। तो मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है दोस्तों, मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा का जो उल्लेख है वो किसमें किया गया दोस्तों, 350 का में किया गया है। तो अब आते हैं 350 का खा। तो जो 350 का खा है दोस्तों, इसमें उल्लेख किया गया है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष प्राधिकार का। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है। ठीक है दोस्तों, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है, देखते हैं। ऑप्शन पहला रक्षा, दूसरा है दोस्तों राष्ट्र, तीसरा है योग्यता, चौथा है इच्छा। तो जो हमारा दूसरा वाला ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्र,
राष्ट्र क्या होता है दोस्तों, शब्द अपने आप में पुल्लिंग होता है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है वो बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। राष्ट्र हमारा कैसा शब्द है दोस्तों, पुल्लिंग शब्द है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में ऐसा शब्द कौन सा है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा शब्द ढूंढना है जिसमें उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुमित्रा, दूसरा है सुशिक्षित, तीसरा है कहावत और चौथा है इकहरा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहले वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये बिल्कुल सही आंसर है, सुमित्रा। सुमित्रा में उपसर्ग भी है दोस्तों और क्या है, प्रत्यय भी है। चलिए देखते हैं कैसे है। तो सुमित्रा जो शब्द है दोस्तों, इसमें मूल शब्द क्या है, किससे मिलकर बना है, ये मित्र से बना है। किससे मिलकर बना है दोस्तों, मित्र। अब मित्र के आगे हमने क्या जोड़ रखा है, सु, तो सु क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, उपसर्ग। आगे जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, उपसर्ग हैं। अब मित्र के बाद हमने क्या जोड़ा है दोस्तों, बड़ा आ, तो बड़ा आ हमने शब्द के बाद जोड़ा है, तो बाद में जुड़ने वाले शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रत्यय। क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो सुमित्रा में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही हैं दोस्तों। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का शब्द चुनिए। मतलब निम्न में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है हमें चुनना है। पहला ऑप्शन है आगामी, दूसरा है अंत्याक्षरी, तीसरा है आशीर्वाद और चौथा है आहार। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है आगामी, ये दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हमारा बिल्कुल दिया गया है। आगामी की शुद्ध वर्तनी ऐसी ही होती है दोस्तों। अब बात आती है अंत्याक्षरी जो है, अंत्याक्षरी की शुद्ध वर्तनी कैसी होती है, तो अंत्याक्षरी की शुद्ध वर्तनी दोस्तों या पर जो है बड़े आ की मात्रा आती है। अंत्याक्षरी होता है दोस्तों, अंत्याक्षरी नहीं होता है। बात आती है आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद में दोस्तों बड़ा आ प्रयोग किया जाता है। शब्द कैसा होता है, आशीर्वाद। ठीक है दोस्तों, आते हैं आहार, तो आहार नहीं होता है दोस्तों, होता है आहार। कौन सा शब्द प्रयोग किया जाएगा, बड़ा आ प्रयोग किया जाएगा। तो आहार की शुद्ध वर्तनी क्या है, आहार। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आगामी, यानी पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो दोस्तों अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होंगी तो हमने उसमें विशेषण शब्द के बारे में, विशेषण जो चैप्टर है पूरा क्लियर करवा रखा है। उसमें आपको देखते ही पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन है दोस्तों। पहला ऑप्शन है सरपंच, दूसरा है पहुंच, तीसरा है पांचवा और चौथा ऑप्शन है दोस्तों प्रपंच। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों, पांचवा, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, पांचवा। विशेषण कौन सा शब्द है दोस्तों, पांचवा। अब अगर हम बात करेंगे पांचवा की, पांचवा कौन सा विशेषण है दोस्तों, तो पांचवा विशेषण है संख्यावाचक। कौन सा है दोस्तों, संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, विशेषण के बारे में आप सभी जानते होंगे। विशेषण क्या होता है, जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है दोस्तों, विशेषण कहलाता है। और विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा आता है दोस्तों गुणवाचक विशेषण। कौन सा आता है, गुणवाचक विशेषण। तीसरा आता है संख्यावाचक। ठीक है दोस्तों, संख्यावाचक विशेषण। और चौथा आता है दोस्तों परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है दोस्तों, परिमाणवाचक विशेषण। ये दोस्तों परिमाण होता है, परिणाम नहीं होता है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परिमाणवाचक होता है दोस्तों। सार्वनामी विशेषण क्या होते हैं दोस्तों, तो वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं सार्वनामी विशेषण कहलाते हैं। और जिन विशेषणों के द्वारा किसी के गुण बताया जाता है या अवस्था के बारे में बताया जाता है वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और जो हमारे संख्या के रूप में या संख्या के रूप में आकर विशेषता बताते हैं दोस्तों वो क्या कहलाएंगे, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। और जिनसे हमें किसी चीज के मापने तोलने की मात्रा का बोध होता है दोस्तों वो किस में आता है, परिमाणवाचक विशेषण में आता है दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन आज की वीडियो के 20 क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसमें हमने जो हमारे उत्तराखंड क्लर्क का 19 तारीख को पेपर होने वाला है उसमें आने वाले 20 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की, उनके बारे में विस्तृत रूप से देखा। इसी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों आपके जो उत्तराखंड का पेपर होने वाला है क्लर्क का उसमें आते हैं, जिसमें जो आयोग की तरफ से कुमाऊनी गढ़वाली के जो शब्द हैं और जो लोकोक्तियां हैं वो पूछी जाएंगी, जिनका प्रारूप यही रहने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि हमारी इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी और आप ये करके जाएंगे तो आपके जो नंबर हैं वो अच्छे खासे पेपर में आएंगे और आप अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं अपनी एक अलग वीडियो में अलग क्वेश्चन के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।